हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बीएसटीसी प्रथम वर्ष शिक्षा के उद्देश्य ज्ञान एवं पाठ्यचर्या सेकंड पेपर का हम अध्ययन कर रहे हैं और इस पुस्तक में या सेकंड पेपर में हमारी सेकंड यूनिट चल रही है और सेकंड यूनिट में हम सूफी परंपरा के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। सूफी परंपरा के बारे में हमने कल पढ़ा कि सूफी परंपरा में क्या क्या परंपराएं चलती है और सूफी परंपरा एक इस्लाम का ही इस्लाम से ही मतलब निकली है। इस्लाम को मतलब कि इस्लाम के ही अनुयायी है। तो आज हम सूफी परंपरा का शिक्षा पे क्या प्रभाव पड़ा उसका अध्ययन करेंगे। यानी सूफी परंपरा का जो प्रारंभ हुआ, जैसे बौद्ध दर्शन प्रारंभ हुआ, जैन दर्शन प्रारंभ हुआ, वैसे सूफी परंपरा मतलब प्रारंभ हुई। तो सूफी के अनुयायी या सूफी परंपरा वालों ने शिक्षा पर क्या मतलब कि शिक्षा में क्या बदलाव किया। तो आज हम सूफी परंपरा का शिक्षा पर प्रभाव पड़ेंगे। बीएसटीसी फर्स्ट ईयर सेकंड पेपर और प्रकरण है आज सूफी परंपरा का शिक्षा पर प्रभाव। सूफी परंपरा का शिक्षा पर प्रभाव मतलब सूफी परंपरा जो प्रारंभ हुई उसका शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा। सूफी परंपरा का प्रभाव शिक्षा पर भी बहुत व्यापक रूप से देखा जा सकता है। सूफी काल में शिक्षा का उद्भव इस्लाम आधारित व्यवस्था से हुआ था। मैंने आपको पहले ही बताया कि सूफी काल में शिक्षा का उद्भव इस्लाम आधारित मतलब कि जो सूफी परंपरा में जो शिक्षा का जो प्रभाव देखा जाता है वो इस्लाम आधारित है। वो इस्लाम से ही आधारित हुआ था, जिसके आधार पर मदरसों की स्थापना हुई। आपने देखा होगा कि जो इस्लाम की शिक्षा दी जाती है या इस्लाम के ज्ञान दिया जाता है, शिक्षा उनके कोई भी मतलब है कि धर्म से संबंधित ज्ञान दिया जाता है, तो मदरसा उसके लिए मदरसा की स्थापना की होगी। और आप मदरसा आपने देखे होंगे। प्रत्येक मदरसा मस्जिद से संबंध होता था, यानी प्रत्येक मदरसा मस्जिद से संबंध होता है, यानी उससे रिलेटिव होता था। यानी आपने देखा होगा कि मस्जिद और मदरसा साथ में ही होते थे। कई ऐसे भी मतलब कि शिक्षा संस्थान होते थे जहाँ पे मस्जिद में ही वो चलते थे, मस्जिद में ही मदरसे चलते थे, वहीं पढ़ाई कराई जाती थी, वहीं अध्ययन इनके धर्म से संबंधित ज्ञान दिया जाता था। मदरसा में शिक्षा ग्रहण करने के बाद दो प्रकार की व्यवस्था होती थी। पहली थी कुरान एवं शरीयत आदि के अध्ययन के लिए छात्रों को प्रेरित करना। यानी जो इस्लाम में इनके जो पवित्र जो पुस्तक थी वो थी अपने कुरान, उससे संबंधित ही उनको छात्रों को ज्ञान देना, शिक्षार्थियों को ज्ञान देना। और दूसरी व्यवस्था में सूफी समूह था जो कि धार्मिक उदारता में विश्वास रखता था। और जो अपन पढ़ रहे हैं जो कौन सा था, सूफी समूह था जो धार्मिक उदारता में यानी धार्मिक उदारता में विश्वास रखता था। अब इसमें कौन कौन सी शिक्षा के जो मतलब कि कौन कौन सी शिक्षा थी उसके लिए हम एक एक पॉइंट से पढ़ते हैं। सबसे पहले है उदारवादी शिक्षा। उदारवादी शिक्षा यानी जो सूफी परंपरा में जो शिक्षा थी वो उदारवादी शिक्षा थी, यानी सबके लिए समान थी, चाहे वो किसी भी धर्म से संबंधित हो, चाहे कोई भी वर्ग का हो, वो सभी के लिए समान थी। सभी को शिक्षा खान खाओ में प्राप्त करने का अधिकार था। इसके बाद में आध्यात्मिक विकास की शिक्षा, ये मैंने पॉइंट सब कल बताए थे। आध्यात्मिक
विकास की शिक्षा। सूफी परंपरा वाले ईश्वर में आस्था रखते थे, ईश्वर में विश्वास रखते थे, इसलिए वो पूजा अर्चना प्रार्थना ये मतलब कि इसमें विश्वास करते थे और आध्यात्मिक विकास की शिक्षा दी जाती थी। यानी उनको ये पता था कि ईश्वर है, अल्लाह है और हमें उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। हमारे दुख के जो भी दुख दर्द है, कष्ट है, उनका निवारण वही करते हैं। फिर है मानवता की शिक्षा। मानवता की शिक्षा, मानवता की शिक्षा यानी मानव हम एक दूसरे को समझ सके, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को समझ सके, भावनाओं को समझ सके, उसके कष्टों को समझ सके, ऐसी मानवता की शिक्षा देनी है। नैतिकता की शिक्षा, नैतिकता की शिक्षा। नैतिकता की शिक्षा का मतलब है कि ईमानदारी है, झूठ नहीं बोलना, अहिंसा, इस तरह की जो शिक्षा होती है उनको देना। छोटी उम्र से ही उनको समाजोपयोगी के कार्य करवाना, स्वावलंबन की चीज सीख देना, ईमानदारी की सीख देना, सच बोलना सिखाना, ये इस तरह की नैतिकता की शिक्षा दी जाती थी। उसके बाद में सामाजिक शिक्षा। सामाजिक शिक्षा, सामाजिक शिक्षा यानी व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है। व्यक्ति सामाजिक प्राणी होने के नाते समाज में रहता है, समाज के नियम कायदों को मानता है, समाज के दायरों को मानता है, इसलिए समाज से संबंधित शिक्षा देना अनिवार्य है। तो सूफी परंपरा वाले समाज से संबंधित यानी समाज से जो रिलेटिव है उससे संबंधित शिक्षा देते थे। फिर है चरित्र की शिक्षा। चरित्र की शिक्षा, एक व्यक्ति का चरित्र बहुत अच्छा होना चाहिए। चरित्र की अच्छा कैसा होगा? शिक्षा से होगा। किस तरह और चरित्र अच्छा करने के लिए हमें कैसी शिक्षा देनी चाहिए? सूफी परंपराओं ने चरित्र को अच्छा बनाने के लिए अलग अलग तरह से शिक्षा व्यवस्था की है। अच्छा, अलग अलग पाठ्यक्रम व्यवस्थित किए, तो चरित्र की भी शिक्षा दी जाती है। उसके बाद में सेवा की शिक्षा। सेवा यानी सहायता की सेवा, हर समय निर्बलों की, गरीबों की सेवा करनी चाहिए। हर सहयोग की सेवा करनी चाहिए, उनकी हेल्प करनी चाहिए, उनको उनके लिए कोई न कोई हमें त्याग देना चाहिए, तो ऐसी शिक्षा हो। उसके बाद में है त्याग की शिक्षा। त्याग की शिक्षा। सूफी परंपरा वाले या सूफी अनुयायी, सूफी परंपरा के व्यक्ति ये मानते थे कि अपना जो जीवन है वो दूसरों के लिए, दूसरों की सहायता करने के लिए, दूसरों को हर समय सेवा करने के लिए, यानी त्याग की भावना होनी चाहिए। हमारा जीवन हमारा नहीं, हमारा जीवन दूसरों के लिए, हम दूसरों के काम आ सके ऐसा कार्य करना चाहिए, हमेशा भलाई करना चाहिए, परोपकार का कार्य करना चाहिए। तो एक व्यक्ति के दिमाग में, एक व्यक्ति के जीवन में त्याग की भावना होनी चाहिए, हर समय तैयार रहे। तो इसके लिए त्याग की क्या जाती है? शिक्षा दी जाती है। उसके बाद मूल्यों की शिक्षा। मूल्यों की शिक्षा, मूल्यों की शिक्षा वही मैंने बताया, जो नैतिकता में ईमानदार, झूठ ना बोलना, चोरी न करना, संग्रह न करना, हिंसा ना करना, चोरी डकैती नहीं करना, ये इसमें आता है मूल्यों की शिक्षा। यानी बच्चों को अगर स्टार्ट से यानी प्रारंभ से ही अगर मूल्यों की शिक्षा दी जाए तो वो आगे जाके एक आदर्श व्यक्ति बनता है, और जब आदर्श व्यक्ति बनता है तो समाज का निर्माण होता है, समाज से ही अपने देश का, अपने राष्ट्र का निर्माण होता है। उसके बाद में है धार्मिक शिक्षा। अंत में है धार्मिक शिक्षा। सूफी परंपरा अपने इस्लाम धर्म से पर आधारित थी, इसलिए वो इस्लाम धर्म की शिक्षा दी जाती है, यानी अपने धर्म से संबंधित ज़्यादा ज्ञान दिया जाता है, धर्म से संबंधित धार्मिक शिक्षा दी जाती है। मदरसाओं में है या खानखाओं में
धर्म से संबंधित ज्यादा शिक्षा दी जाती। वो इसलिए क्योंकि वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते थे और धर्म से संबंधित जो भी ज्ञान होता वो देते थे। तो ये थे अपने सूफी परंपरा का शिक्षा पर प्रभाव। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम अगला विषय लेकर प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।